लास्ट वीडियो में हमने यहां तक का डिस्कशन कर लिया था और अब इस वीडियो में हमें इससे आगे स्टॉक एक्सचेंज और सेबी को समझना है। प्रीवियस वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट थी, आप पहले उससे जाके देखिए और फिर इस वीडियो में जंप करिएगा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, ब्रोकर के बारे में पढ़ेंगे, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के बारे में पढ़ेंगे, डीमैट अकाउंट और डीमैटेरियलाइजेशन को पढ़ेंगे, ट्रेडिंग प्रोसीजर पढ़ेंगे, सेबी के बारे में पढ़ेंगे और फंक्शंस ऑफ सेबी पढ़ेंगे। ये सारे ही टॉपिक बड़े कॉम्प्लिकेटेड और इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले स्टॉक एक्सचेंज समझते हैं। तो स्टॉक एक्सचेंज एक प्लेटफॉर्म है जो कि बायर ऑफ सिक्योरिटीज एंड सेलर ऑफ सिक्योरिटीज को आपस में जोड़ता है। यानी कि अगर किसी बायर को कोई सिक्योरिटी परचेस करनी है और किसी सेलर को बेचनी है तो यहां पे स्टॉक एक्सचेंज ही वो प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू ये काम किया जा सकता है। तो स्टॉक एक्सचेंज की डेफिनेशन है, अ स्टॉक एक्सचेंज इज एन इंस्टीट्यूशन which provides a platform for buying and selling of securities. As a market, the stock exchange facilitates the exchange of security like share, debenture, etc. into money and vice versa. In India, there are 23 stock exchange, whereas National Stock Exchange (NSE) and Bombay Stock Exchange (BSE) is the most popular one. जो आप लोग देखते हैं कि आज शेयर का रेट ऊपर हो गया, आज शेयर का रेट नीचे हो गया, तो ये सारी फैसिलिटी स्टॉक एक्सचेंज ही आपको देता है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। सो पहला फंक्शन है लिक्विडिटी। प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था लिक्विडिटी मतलब कोई भी चीज को कैश में कन्वर्ट करना। तो अगर आपके पास सिक्योरिटी है या शेयर है किसी कंपनी का, लेकिन आपको अचानक से कैश की जरूरत है, तो स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू ही आप किसी बायर को ढूंढ के अपना स्टॉक बेच सकते हैं और आपको कैश मिल जाएगा। यानी कि लिक्विडिटी स्टॉक एक्सचेंज ही मेंटेन करता है। सेकंड इज प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज। कोई भी कंपनी के स्टॉक की प्राइस स्टॉक एक्सचेंज ही वैल्यूएशन करके बताता है कि किसी भी कंपनी के स्टॉक की प्राइस क्या होनी चाहिए। अब ये वैल्यूएशन डिमांड सप्लाई पे डिपेंड करता है, कंपनी के प्रॉफिट पे डिपेंड करता है, कई सारे अदर फैक्टर पे डिपेंड करता है। थर्ड इज सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शन। यानी कि स्टॉक एक्सचेंज पूरा ख्याल रखता है कि जो भी एक्सचेंज हो बायर और सेलर के बीच में सिक्योरिटीज का और रुपीस का, तो वो ट्रांजैक्शन एकदम सेफ हो, किसी के साथ फ्रॉड ना हो। फोर्थ इज स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्ट। तो इसका मतलब होता है कि स्टॉक एक्सचेंज ज्यादा से ज्यादा लोगों को एनकरेज करता है कि वो आके शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करे, ज्यादा से ज्यादा सिक्योरिटीज खरीदे, इन्वेस्ट करे सिक्योरिटीज में। एंड द फिफ्थ इज प्रमोट्स द हैबिट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। सो ऑब्वियसली अगर ज्यादा से ज्यादा लोग सिक्योरिटीज पे इन्वेस्ट करेंगे तो यहां उनका पैसा सेव भी हो रहा है और फ्यूचर में उनको ज्यादा ही अमाउंट मिलेगी, तो एक तरीके से वो इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है, तो एक अच्छी हैबिट जनरेट करता है। एंड द सिक्स्थ इज कंट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ। हम जब भी इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं तो हमेशा हम स्टॉक एक्सचेंज में एनएससी, बीएससी और देखते हैं कि निफ्टी, सेंसेक्स कितना हाई है, कितना लो है, बिकॉज ओवरऑल हमें स्टॉक एक्सचेंज यही बताते हैं कि हमारी इकोनॉमी की कंपनीज कैसा परफॉर्म कर रही है। तो अगर शेयर मार्केट ऊपर जा रहा है, अच्छा ग्रो कर रहा है, तो इसका मतलब हमारी इकोनॉमी भी अच्छी ग्रो कर रही है। बट ये हमेशा 100% ट्रुथ नहीं होता है, ये ओनली फैक्टर नहीं है, इसके अलावा भी कई सारे अदर फैक्टर होते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के। एंड द लास्ट इज प्रोवाइडिंग स्कोप फॉर स्पेक्यूलेशन। देखिए स्पेक्यूलेशन मतलब होता है कि आप सट्टा लगा के कुछ पैसे कमा रहे हैं, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज में भी हम बैटिंग ही लगाते हैं। हमें लगता है कि फ्यूचर में कोई भी कंपनी का स्टॉक बढ़ सकता है या घट सकता है, तो उसी हिसाब से हम उसको परचेस सेल करते हैं। तो यहाँ पर भी बैटिंग ही होती है। बट यहाँ पे जो स्टॉक एक्सचेंज में स्पेक्यूलेशन होता है ये एकदम लीगल स्पेक्यूलेशन होता है। तो स्पेक्यूलेशन यहाँ पर लीगल है। तो ये है हमारे कुछ फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द ट्रेडिंग प्रोसीजर इन स्टॉक एक्सचेंज। सो बिफोर ये हम प्रोसीजर को समझे, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कुछ टर्म्स को समझना। तो सबसे पहला है ब्रोकर। ब्रोकर कनेक्ट करता है सेलर ऑफ सिक्योरिटीज एंड बायर ऑफ सिक्योरिटीज को। ब्रोकर मेंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज जैसे कि एनएससी और बीएससी होता है। नाउ द सेकंड इज डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कनेक्ट करता है डिपॉजिटरी एंड इन्वेस्टर्स को। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट मेंबर होता है डिपॉजिटरी का, जैसे कि एनएसडीएल एंड सीडीएसएल।
नाउ अब आपको एक क्वेरी होगी कि ये डिपॉजिटरी क्या होता है। तो डिपॉजिटरी जैसे कि एक बैंक होता है, बैंक में हम अपने पैसे जमा करते हैं और निकालते हैं और हमारा एक अकाउंट खुला होता है, तो वैसे ही डिपॉजिटरी भी आपका एक बैंक अकाउंट जैसा ही अकाउंट खोलता है, जहां पर वो पैसे नहीं सिक्योरिटीज की ट्रांजैक्शन करता है। तो इसी अकाउंट को जो कि डिपॉजिटरी खोलता है, इसको हम डीमैट अकाउंट बोलते हैं। डीमैट का मतलब होता है डीमैटेरियलाइजेशन। जैसे कि ये एक शेयर आप देख रहे हैं, ये शेयर बहुत पहले होते थे कि आपको एक सर्टिफिकेट मिलता था, तो इसको हम मटेरियल फॉर्म में बोलेंगे, लेकिन अब सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, तो अब ऑनलाइन के चलते हुए ये सारे शेयर एक डीमैटेरियल फॉर्म में आपके डीमैट अकाउंट में आते हैं। इसको डीमैटेरियलाइजेशन भी बोला जाता है। नाउ कई लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन रहता है कि ब्रोकर और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट क्या हमें अलग अलग इनके पास जाना पड़ता है? तो नहीं, यहां पर ब्रोकर और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट सेम कंपनी ही होती हैं। फॉर एग्जांपल आप एंजल ब्रोकिंग या ज़ेरोधा ऐप, ये सारी कंपनीज दोनों ही ब्रोकर भी होती हैं, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट भी होती हैं, दोनों का काम ही करती हैं। नाउ लेट्स गेट बैक टू आवर प्रोसीजर। सो द फर्स्ट स्टेप इज सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर. Second is opening demat account with depository participant. Third is the investor then places an order with the broker to buy or sell shares. The broker then go online and connect to the main stock exchange and match the share and best price available. तो यहाँ पे ब्रोकर चेक करेगा स्टॉक एक्सचेंज में जाके कि जिस प्राइस में बायर को चाहिए शेयर, क्या वो अवेलेबल है कि नहीं है। When the share can be bought or sold at the price mentioned, the order will be executed electronically. देखिए, अगर जिस रेट पे बायर उस शेयर को खरीदना चाहता है, तो मार्केट में उसी रेट में कोई सेलर भी होना चाहिए। जब अगर उस रेट का कोई सेलर मिलेगा, तो फिर यहाँ पे ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। एग्जीक्यूट यानी कि जो खरीद बेच होनी थी वो शुरू हो जाएगी। आफ्टर द trade has been executed within 24 hours, the broker issue a contract note. तो contract note में नेम लिखा होता है सिक्योरिटीज का, किस रेट में वो खरीदा गया है, बायर सेलर की इंफॉर्मेशन होती है, और इसमें ब्रोकरेज कमीशन वगैरह भी जो चार्ज हुआ होता है वो भी इस कॉन्ट्रैक्ट नोट में दिखाया जाता है। तो कॉन्ट्रैक्ट नोट में यही सब होता है। Now the investor has to deliver the share sold or pay cash for the share bought. Then cash is paid or securities are delivered on pay in days which is before the T+2 day. T+2 day यानी कि ट्रेडिंग डेज प्लस 2 डेज। तो जो सिक्योरिटी खरीदी गई है वो डिलीवर होगी और जो कैश का ट्रांजैक्शन है वो भी इसमें पूरा किया जाएगा। तो ये पे इन डेज यानी कि T+2 डेज के अंदर अंदर हो जाएगा। तो बिफोर वर्ड यूज किया गया है। लेकिन अगला स्टेप अगर आप देखेंगे तो ऑन द T+2 डे, अब यहां पर ऑन द T+2 डे द एक्सचेंज विल डिलीवर द शेयर और मेक पेमेंट टू द अदर ब्रोकर। दिस इज कॉल्ड पे आउट डे। पहले वाले में पे इन डे था, पे इन डे बिफोर T+2 डे, और अगले वाले में पे आउट डे है जो कि ऑन द T+2 डे है। एंड द लास्ट इज द ब्रोकर कैन मेक डिलीवरी ऑफ शेयर्स in the demat form directly to the investor's demat account. Now next important topic is SEBI, Security Exchange Board of India. तो जैसे एक प्रिंसिपल पूरे स्कूल को रेगुलेट करता है और पूरे स्कूल को अपने सुपरविजन में रखता है, तो उसी तरीके से सेबी भी प्रिंसिपल है, लेकिन स्टॉक एक्सचेंज एंड सिक्योरिटी मार्केट की। So SEBI was set up in 1988. SEBI regulates the function of security market. SEBI promotes orderly and healthy development in the stock exchange. SEBI protect the right of investors and ensuring safety to their investment. And SEBI is a body corporate having a separate legal existence and perpetual succession. Perpetual succession यानी कि ये चलता ही जाएगा। नाउ यहां पर 3 वर्ड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके बेसिस पे हम आगे हर चीज समझने वाले हैं। तो वो है रेगुलेट, डेवलपमेंट एंड प्रोटेक्ट। यानी कि सेबी रेगुलेट करती है, डेवलपमेंट करती है और प्रोटेक्ट करती है। तो यही 3 वर्ड हमारे सेबी के फंक्शंस बन जाते हैं। तो यहां देख लीजिए, पहला है प्रोटेक्टिव फंक्शन, दूसरा है डेवलपमेंटल फंक्शन
एंड तीसरा है रेगुलेटिंग फंक्शन। तो सबसे पहले है प्रोटेक्टिव फंक्शन। प्रोटेक्टिव फंक्शन के अंदर है चेक ऑन प्राइस रिगिंग। तो सेबी चेक करता है कि कोई भी मैनिपुलेशन ना हो सिक्योरिटी की प्राइस में, ना तो कोई इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ पीपल या फिर कोई कंपनी भी सिक्योरिटी की प्राइसेस को अपने हिसाब से मैनिपुलेट ना कर पाए। सेकंड इज प्रोहिबिट्स इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग मतलब होता है कि कंपनी के अंदर इनसाइड कुछ टॉप ऑफिशियल्स होते हैं और उन टॉप ऑफिशियल्स को कंपनी की सारी कॉम्प्लिकेटेड और कॉन्फिडेंशियल न्यूज़ेस पता होती है और वो लोग इस न्यूज को बाहर लीक करके शेयर की प्राइसेस को फ्लक्चुएट कर सकते हैं, जिससे कि वो अपना और अपने जानने वालों का फायदा करा सकते हैं। तो ये भी एक प्रोहिबिट एक्टिविटी है। तीसरा, प्रोहिबिट्स फ्रॉडलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। कोई भी कंपनी जानबूझ के कोई भी मिसलीडिंग स्टेटमेंट देके शेयर प्राइसेस को फ्लक्चुएट ना कर सके, तो ये भी सेबी चेक करती है। एंड लास्ट इज एजुकेट पीपल, यानी कि इन्वेस्टर्स एंड जनरल पब्लिक को एजुकेट किया जाता है। देन सेकंड इज डेवलपमेंटल फंक्शन। डेवलपमेंट फंक्शन में सबसे पहला है ट्रेनिंग ऑफ इंटरमीडिएटरी। इंटरमीडिएटरी जैसे कि ब्रोकर, इन सब की ट्रेनिंग का भी ख्याल सेबी रखता है। सेकंड इज इंटरनेट ट्रेडिंग। पहले के जमाने में ट्रेडिंग इंटरनेट से नहीं होती थी, बट यहां पर सेबी ने अपने सॉफ्टवेयर और सारे प्रोसेस को डेवलप करा और इंटरनेट ट्रेडिंग चालू करी। थर्ड इज मार्केट ऑफ आईपीओ। आईपीओ जैसा कि हमें पता है कि ये प्राइमरी मार्केट का हिस्सा है, बट सेबी ने प्लेटफॉर्म दिया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसके लिए अप्लाई कर सके। एंड द फोर्थ इज अंडरराइटिंग ऑप्शनल। तो अंडरराइटिंग वर्ड का मतलब क्या होता है? तो पहले से जब कंपनी आईपीओ के थ्रू अपने शेयर इश्यू करती थी तो वो अंडरराइटर्स को अपॉइंट करती थी। अंडरराइटर वो लोग होते थे जो कि गारंटी देते थे कि सारे शेयर पब्लिक को बिक जाएंगे, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर अंडरराइटर खुद खरीद लेते थे। तो यहाँ पर जो अंडरराइटर थे उनकी वजह से जो शेयर के प्राइस थे या उसकी कॉस्ट थी वो अफेक्ट होती थी, वो थोड़ा सा ज्यादा हो जाती थी। तो इस वजह से यहाँ पर अंडरराइटिंग ऑप्शनल कर दिया है, जिससे कि कॉस्ट कम कर दी जाए शेयर के प्राइसेस की। एंड देन द फोर्थ फंक्शन इज रेगुलेटिंग फंक्शन। तो इसमें सबसे पहला है फ्रेम्स रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर द एक्सचेंज ऑफ सिक्योरिटीज आर फ्रेम्ड बाय सेबी ओनली। रजिस्टर एंड रेगुलेट इंटरमीडिएटरीज। तो जितने भी इंटरमीडिएटरीज होते हैं इनको रजिस्टर और रेगुलेट करता है सेबी। रजिस्टर एंड रेगुलेट म्यूचुअल फंड्स। एंड द फोर्थ इज रेगुलेट टेक ओवर ऑफ कंपनीज। अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी को टेक ओवर करेगी तो उन सब को भी सेबी ही हैंडल करेगी। एंड द फोर्थ वन इज कंडक्टिंग इंक्वायरीज एंड ऑडिट्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज एंड इंटरमीडिएटरीज। तो इंक्वायरीज और कोई भी ऑडिट चेकिंग वगैरह सब सेबी का ही काम है।